दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति की है जिनके बेटा और बहू चुपके से उनको छोड़ के विदेश चले जाते हैं। वो बुजुर्ग व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान होता है, टेंशन करता है, रोता है कि अब मैं कहाँ जाऊं, किसके सहारे रहूं, क्योंकि उनकी पत्नी का भी देहांत हो चुका था। बेटा और बहू ने पलट के नहीं देखा, ना कभी सुध ली, ना कहीं फोन किया, कुछ भी नहीं। दोस्तों, बूढ़ा बाप भीख मांगने पे मजबूर हो जाता है। लेकिन एक दिन ऐसा आ जाता है उस बुजुर्ग व्यक्ति की जिंदगी में कि वही बेटा और बहू जो चुपके से छोड़ के चले गए थे, वो वापस लौट के आते हैं और पैरों में गिर जाते हैं अपने बूढ़े पिता के और कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज्यादा भावुक कर देने वाली है, तो आप लोग मेरे साथ मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक व्यक्ति जिनकी उम्र 60 साल के ऊपर थी, जिनका नाम था द्वारिका प्रसाद। दोस्तों, द्वारिका प्रसाद के दो बच्चे थे, मोहन और मीरा, यानी कि इकलौता बेटा था और बेटी भी इकलौती थी। बड़ा अच्छे से दिन इनके गुजर रहे थे द्वारिका प्रसाद के। दोस्तों, द्वारिका प्रसाद ने अपनी जिंदगी में जो कमाया वो बस अपने बच्चों पे ही लगाया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया। बेटी जब पढ़ लिख के बड़ी हो गई मीरा, तो उसकी शादी एक बहुत अच्छे घराने में करा दी। बेटा भी विदेश में सेटल हो जाता है, वहीं पे नौकरी करने लगता है और इसके बाद में बेटा की भी शादी कर दी। दोस्तों, द्वारिका प्रसाद अपनी जो जिम्मेदारी थी उनसे आजाद हो जाते हैं और बड़ा अच्छे से रहने लगते हैं। सोचते हैं कि अब मुझे कुछ भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है, मेरा बेटा खुद सर्विस करने लगा है, अब तो हम बैठे बैठे खाएंगे, मेरे बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परिश्रम किया, अब मेरे परिश्रम करने के दिन चले गए। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा समय आ जाता है कि द्वारिका प्रसाद की जो पत्नी थी उनका भी देहांत हो जाता है। दोस्तों, जब उनका देहांत हो गया उस समय द्वारिका प्रसाद पूरी तरह से टूट जाते हैं। लेकिन उनके बेटा और बहुएं, बेटी, सभी लोग उनका सपोर्ट करते हैं, सहारा देते हैं, अपने पिताजी को समझाते हैं कि आप चिंता क्यों करते हो, जो इस दुनिया में आया है वो तो जाएगा, हम लोग किस लिए हैं, हम तो आपकी सेवा करने के लिए हैं। इस तरह मीरा और मोहन ने और मोहन की पत्नी ने अपने पिताजी को यानी कि द्वारिका प्रसाद को समझाया और बड़ा अच्छे से रहने लगे। दोस्तों, और वक्त गुजरता है कि एक दिन क्या होता है कि मोहन जो था यानी कि द्वारिका प्रसाद का जो बेटा था, वो अपने पिताजी से आके कहता है विदेश से कि पिताजी, मुझे अपना थोड़ा कारोबार वहां पे विदेश में और बढ़ाना है, हम चाहते हैं कि अपने काम को और बढ़ा लें, जिसके लिए पिताजी पैसों की और ज्यादा जरूरत है। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो, जो खेती आपके नाम है उसको आप बेच दो और उससे जो पैसा मिले वो आप हमें दे दो, ताकि हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा लें। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि द्वारिका प्रसाद अपने बेटा से मना कर देते हैं। ये कहते हैं कि बेटा, ऐसा है कि किसी भी बिजनेस में एक साथ में ज्यादा पैसा लगाना सही नहीं रहता है। किसी भी काम को करो तो थोड़ा थोड़ा करके करो, यानी कि अपने बिजनेस को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाओ, इससे तुम्हें अनुभव और भी ज्यादा होता चला जाएगा। अचानक से तुम पैसा लगाओगे, हो सकता है कि कहीं पे नुकसान हो गया तो तुम्हारा फिर दिमाग बहुत टेंशन में होगा। अचानक से इतना पैसा लगाना सही नहीं है बेटा, और बाकी जो खेती है, जो भी मेरा है, वो सब तुम्हारा ही तो है, बेच लेना, लेकिन अभी मत बेचो। दोस्तों, जब द्वारिका प्रसाद ने इनडायरेक्टली मना कर दिया तो फिर मोहन का दिमाग बड़ा सटक गया, क्योंकि मोहन बस यही चाहता था कि पिताजी तुरंत खेती बेच दे और सारा पैसा मुझे दे दे। जब द्वारिका प्रसाद मना कर देते हैं तो मोहन अंदर ही अंदर अपने पिता से नफरत करने लगता है। और इसके बाद कई बार मोहन ने प्रयास किया, अपने पिताजी से कहा कि खेती बेच दो, खेती बेच दो, आप क्यों नहीं बेचते हो, आप मेरे साथ में चलो। लेकिन द्वारिका प्रसाद कहने लगे, हम तुम्हारे साथ में विदेश में क्या करेंगे जाके। दोस्तों, इस तरह क्या होता है कि मोहन के अंदर अपने पिता के प्रति बहुत ज्यादा नफरत होने लगती, यहाँ तक कि मोहन ये भी विचार बनाने लगता है कि मेरे पिताजी कब मरेंगे, जल्दी मर जाए तो फुर्सत हो, पता नहीं कब तक यहाँ पे जिंदा बैठेंगे। लेकिन दोस्तों, मोहन एक दिन अपनी पत्नी के साथ में मिलकर ये विचार बनाता है कि ऐसा करते हैं। अपनी पत्नी से कहा मोहन ने कि चुपचाप घर से निकल लेते हैं, क्योंकि द्वारिका प्रसाद को खाना खिलाना, सेवा करना मोहन की पत्नी सब कुछ करती थी और नाती पोती भी
हो गए थे, यानी कि मोहन के बच्चे भी 2 हो गए थे, जिसमें द्वारिका प्रसाद उलझे रहते थे, अपना समय काटते थे, अपना दिन काटते थे। दोस्तों मोहन अपनी पत्नी को और बच्चों को चुपचाप घर से ले जाता है, कब? जब द्वारिका प्रसाद अपने गांव के एक दोस्त के यहाँ यानी कि मित्र के यहाँ बैठने के लिए चले गए, अपना थोड़ा सा समय काटने के लिए। उस समय मोहन चुपचाप अपने बीवी बच्चों को लेके सीधा चला जाता है अमेरिका। दोस्तों मोहन ये सोचता है कि जब ये भूखा रहेगा, अकेले रहेगा, खाने को ना मिलेगा, ना पीने को मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा, तो ये आपरू बुढ़ा मर जाएगा, जिसके चलते हम इस जमीन को बेच पाएंगे। जब तक ये जिंदा रहेगा तब तक ये मुझे जमीन बेचने नहीं देगा। अब इसके लिए ज्यादा सेवा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मेरे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, इसकी सेवा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों इस विचार से मोहन तो अपनी फैमिली को लेके विदेश चला गया। लेकिन उधर जब द्वारिका प्रसाद की बेटी यानी कि मीरा जब जानती है, तो मीरा सोचती है कि भाई और भाभी तो चले गए, अब ये पिताजी हैं, कहीं मेरे खोपड़ी पे ना आके बैठ जाए, मुझे कौन सी जमीन मिल जाएगी। दोस्तों मीरा भी डर जाती है, मीरा ने भी अपना नंबर चेंज कर लिया। दोस्तों द्वारिका प्रसाद जब घर पे आते हैं तो इधर उधर पूछते हैं, पड़ोसियों से पूछते हैं, तो पता चलता है कि तुम्हारे बेटा और बहू तो सब चले गए विदेश में, जहाँ रहते थे। दोस्तों द्वारिका प्रसाद की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरे बेटा ने ऐसा क्यों किया, मुझे अकेला छोड़ गया। दोस्तों द्वारिका प्रसाद अपनी बेटी के पास में फोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेटी का भी नंबर बंद आता, क्योंकि बेटी ने भी अपना नंबर बंद कर लिया कि हम इस मुसीबत को नहीं ले पाएंगे। अब आप ये देखिए कि उस व्यक्ति का समय जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए लगा दी, दोनों बच्चे डर गए। दोस्तों द्वारिका प्रसाद बहुत ज्यादा रोते हैं, परेशान होते हैं कि भाई देखिए मेरे हाथ पैर थक रहे हैं, मुझसे चला नहीं जा रहा, इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। द्वारिका प्रसाद वहीं नीचे जमीन में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद उठते हैं तो एक पुराना सा संदूक खोलते हैं। उस संदूक में उनके पत्नी की तस्वीर रखी हुई थी। उस तस्वीर को द्वारिका प्रसाद सीने से लगाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं कि तुम तो मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई, अब मैं कहाँ जाऊं। दोस्तों द्वारिका प्रसाद के पास में कुछ नहीं था, एक पैसा भी नहीं था। दोस्तों द्वारिका प्रसाद पूरी तरह से अब भीख मांगने वाली नौबत पे आ गए थे और वो भीख मांग के खाने भी लगे थे, कभी इससे मांग लेते, कभी उससे मांग लेते। ऐसे करके द्वारिका प्रसाद अपना समय काटने लगे, लेकिन बेटा ने कभी फोन नहीं किया। बाप इंतजार करता रहा कि किसी दिन हो सकता है कि मेरा बेटा फोन कर दे। दोस्तों एक दिन की बात है, एक व्यक्ति उनको परामर्श देते हैं कि पिताजी आप इस उम्र में क्यों भीख मांग रहे हो। द्वारिका प्रसाद ने सारी अपनी कहानी बताई। तो व्यक्ति कहता है कि आप चलिए, हम आपकी एक ऐसी जगह नौकरी लगवा देंगे जहां पे आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और वहां से आपको इतना पैसा मिल जाएगा कि आपको भीख मांगने की नौबत तो पड़ेगी ही नहीं, बल्कि आपके पास पैसा भी बना रहेगा और आराम का काम है। दोस्तों द्वारिका प्रसाद उस व्यक्ति की बात को मान लेते हैं और उसके साथ में चले जाते हैं। दोस्तों वहां पे लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे एक छोटा सा कस्बा था। उस कस्बा में एक बहुत ही ज्यादा अमीर व्यक्ति रहता था, व्यापारी व्यक्ति रहता था। उसके यहाँ पे पता कौन सा काम होता था, चाय का, यानी कि चाय की पैकिंग होती थी छोटे पैकेटों में, यानी कि वहां पे सारा काम बैठ के ही करना होता था, ज्यादा दिक्कत वाला नहीं था। दोस्तों वो व्यक्ति द्वारिका प्रसाद को लेके वहां पे जाता है जहां पे वो काम सब चल रहा था चाय का। दोस्तों जैसे ही पहुंचते हैं वैसे क्या होता है कि वहां पे जो मैनेजर था, वहां पे बहुत सारे वर्कर काम करते थे, लगभग 500 से ज्यादा लोग काम करते थे। उन सबका जो लीडर था, मैनेजर था, जो सबको देखता था, उसका नाम था चेतन। वो देख के बहुत ज्यादा हंसने लगता है और जब ये बात सुनता है कि ये बुढ़ा यहाँ पे नौकरी करेगा तो उसको बहुत ज्यादा मजाक सोचता है और कहता है कि अरे घरे खाओ पियो जाके, यहाँ पे कहाँ मरने के लिए चले आए हो, क्या कर पाओगे। लेकिन दोस्तों तब तक क्या होता है कि वहां के जो मालिक थे यानी कि जो व्यापारी थे वो आ जाते हैं, उनका नाम गिरिराज होता है और वो चेतन को थोड़ा सा डांटते हुए कहते हैं कि अरे किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, वो आए हैं तो उनको देखने दीजिए, अगर वो काम कर पाएंगे तो सही है, नहीं कर पाएंगे तो चले जाएंगे। दोस्तों चेतन चुप हो जाता है, लेकिन मालिक का व्यवहार, गिरिराज का व्यवहार द्वारिका प्रसाद को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। दोस्तों द्वारिका प्रसाद वहां पे काम करने की कोशिश करते हैं, हालांकि द्वारिका प्रसाद के हाथ पैर कांप रहे थे, डर भी लग रहा था और शरीर भी 60 के ऊपर वाला शरीर कैसा होगा, पैर भी सूज गए थे चलते चलते। 10 किलोमीटर की दूरी चल के आए, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते हैं, पूरे लगन
के साथ में काम करते हैं। दोस्तों द्वारिका प्रसाद वहां पे काम करने लगते हैं, उनको पैसा भी मिलने लगता है, बड़ा अच्छे से वहां पे सबके साथ में व्यवहार हो जाता है। अब दोस्तों क्या होता है कि वहां पे जो वर्कर थे उन सबका जो लीडर था यानी कि जो चेतन का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता था सबके प्रति, और चेतन को जो जिम्मेदारी दी गई थी वो जिम्मेदारी भी चेतन अच्छे से नहीं निभाता था। ये चीज द्वारिका प्रसाद को खराब लगती थी। द्वारिका प्रसाद कई बार चेतन को टोक भी देता था कि तुम अच्छे से काम करिए, अच्छे से देख रेख करिए, कोई तुम पे विश्वास कर रहा है तो उसका तो विश्वासघात ना करिए। दोस्तों ये बात चेतन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी कि कोई मुझे रोके टोके। इसके लिए कई बार चेतन ये प्रयास करता था कि मुझे जरा सा भी कोई नुक्स मिल जाए, गलती मिल जाए तो मैं द्वारिका प्रसाद को यहाँ से निकाल के फेंक दूं, लेकिन द्वारिका प्रसाद कोई भी गलती नहीं करते थे। दोस्तों एक दिन की बात है, द्वारिका प्रसाद अपना सारा काम निपटा लेते हैं और द्वारिका प्रसाद ये सोचते हैं कि आज हम यहाँ पे जितनी भी जगह है, जितने भी कमरे हैं, वहां पे सब जगह जाके देखेंगे कि कौन सा कमरा कैसा बना हुआ है। दोस्तों इसी उद्देश्य से द्वारिका प्रसाद घूमने लगते हैं। तो क्या होता है कि द्वारिका प्रसाद एक ऐसे रूम में पहुंच जाते हैं जहां पे अवैध काम चल रहा था, यानी कि जो चाय की पैकेट थी उन चाय के पैकेट में गांजा को भी पैक किया जाता था चुपके से, यानी कि तस्करी की जाती थी। और ये जो सारा काम हो रहा था ये हो रहा था चेतन के सामने। तो जब ये सारा नजारा द्वारिका प्रसाद देखते हैं तो द्वारिका प्रसाद हक्के बक्के रह जाते हैं। द्वारिका प्रसाद कहते हैं कि यहाँ पे अच्छा काम होता है इसलिए ये जगह फेमस है, गिरिराज फेमस है, लेकिन यहाँ की जो मैनेजर है चेतन ये तो बहुत गलत काम कर रहे हैं। तो द्वारिका प्रसाद वहां पे दुविधा में पड़ जाते हैं, सोचते हैं कि मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊं कि ना उठाऊं। ऐसा ना हो कि मालिक ये सब कुछ करवाते हो तो हम ही उल्टा नौकरी से निकाल दिए जाएं। लेकिन ये भी है कि गलत चीज को देखकर उसको इग्नोर करना ये भी गलत है। दोस्तों द्वारिका प्रसाद के मन में दोनों तरीके के विचार आने लगते हैं और वो लास्ट में बस यही डिसीजन करते हैं कि जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन यहाँ के जो मालिक हैं उनको ये बात बताएंगे जरूर। दोस्तों इसी उद्देश्य से द्वारिका प्रसाद जाते हैं और वहां के जो मालिक थे गिरिराज उनको सारी बात बताते हैं कि जो चेतन है इस तरीके का काम करता है, गांजा पैक करता है चाय के पैकेट में। अगर आपको इन सबकी जानकारी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसके खिलाफ आवाज उठाइए, नहीं तो आपका नाम खराब हो जाएगा। दोस्तों जब गिरिराज ये बात सुनते हैं तो गिरिराज कहते हैं कि मुझे तो इसकी बिल्कुल भी भनक नहीं थी। यहाँ तक कि गिरिराज चुपके से इन सब चीजों को देखने की कोशिश करते हैं तो गिरिराज पाते हैं कि बिल्कुल सही बात द्वारिका प्रसाद कह रहे थे, जिसके चलते क्या होता है कि चेतन को तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाता है और चेतन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है। चेतन भी हक्का बक्का रह जाता है ये जान के कि ये सब द्वारिका प्रसाद ने किया। इसके बाद में जो गिरिराज थे वो द्वारिका प्रसाद से इतना ज्यादा खुश हो जाते हैं कि कई बार चेतन के बारे में द्वारिका प्रसाद और भी बता चुके हैं और इस बार उन्होंने इतना बड़ा कांड होते हुए देखा जिसकी वजह से गिरिराज इतना ज्यादा खुश हो जाते हैं और द्वारिका प्रसाद के काम से इतना ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं कि चेतन की जगह पे, यानी चेतन मैनेजर के पद पे था, उस पद पे वो द्वारिका प्रसाद को बैठा देते हैं। जिसके चलते बस द्वारिका प्रसाद को सिर्फ रजिस्टर देखने हैं, वर्करों को देखना कौन क्या कर रहा है, और उसके बदले द्वारिका प्रसाद को अच्छी खासी तनख्वाह मिलने लगी थी। अब दोस्तों क्या था कि द्वारिका प्रसाद बैठे बैठे अपने दिन बड़े अच्छे से गुजारने लगते हैं और द्वारिका प्रसाद के पास में इतना पैसा आ जाता है कि वो चाहे तो 10 नौकर अपने पास लगा लें अपनी सेवा करने के लिए। दोस्तों कहीं ना कहीं उनका बेटा बेशक अपने बात की सुध नहीं लेता था, लेकिन वो कहीं ना कहीं से ये तो पता करता ही था कि बाप मेरा अभी मरा कि जिंदा है। जब उनका बेटा मोहन ये जानता है कि उनके पास में तो अच्छी खासी सैलरी आती है, 60-70 हजार रुपए महीने आने लगे और भी ऊपरी बहुत सारे पैसे उनको मिल जाते थे, जिसके चलते बेटा तो चौंक जाता है कि बाप तो हमसे ज्यादा कमाने लगा। दोस्तों बेटे ने जैसा सोचा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों बेटे को अपनी गलती का धीरे धीरे एहसास भी होने लगा। वो सोचने लगा कि ऐसा करें, अपने पिताजी से माफी मांग लें और जो मेरे पिताजी कमाते हैं वो शायद पैसा मुझे देने लगे। इसी उद्देश्य से वो बेटा भाग खड़ा होता है विदेश से, अपनी पत्नी को और बच्चों को सबको साथ में लेके, और पहुंच जाता है पता पूछते हुए वहीं पे जहां पे उसके पिताजी काम करते थे, चाय का जहां पे काम होता था। और मैनेजर के पद पे बैठे हुए पिता को देख के बेटे के मुंह से आवाज नहीं निकलती है, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटा के कहता है कि पिताजी
दोस्तों जैसे ही पिताजी की आवाज सुनी, द्वारिका प्रसाद मुड़ते हैं तो देखते हैं कि उनका बेटा और बहू, नाती पोते सबके सब खड़े हुए हैं। द्वारिका प्रसाद चौंक जाते हैं और कहते हैं कि भाई तुम कौन हो, हम तो तुम्हें नहीं पहचानते हैं। दोस्तों द्वारिका प्रसाद का जो बेटा था और बहू थी वो अपने बाप के पैरों में गिर जाती, द्वारिका प्रसाद के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन द्वारिका प्रसाद कहते हैं कि तुमसे कोई गलती नहीं, गलती मुझसे ही हुई थी जो मैंने तुमको सर पे बिठा के रखा था। दोस्तों बेटा और बहू बार बार माफी मांगते हैं अपने पिता से, लेकिन द्वारिका प्रसाद अपने बेटा को माफ नहीं करते। दोस्तों जब सभी लोग वहां पे द्वारिका प्रसाद को मनाने लगते हैं कि मान जाओ, कोई बात नहीं, तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी बहू है, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, तब दोस्तों कहीं जाके द्वारिका प्रसाद अपने बेटा और बहू को माफ करते हैं। और मोहन कहता है कि पिताजी हम अपनी विदेश की नौकरी को भी छोड़ के आ गए, अब हम यहीं पे रहेंगे, तुम्हारे साथ में ही रहेंगे, तुम्हारे साथ में ही काम करेंगे, अब मुझे कहीं नहीं जाना। दोस्तों द्वारिका प्रसाद उसको साहस बनाते हैं और कहते हैं ठीक है, तुम्हारा काम हम कहीं अच्छी जगह पे लगवा देंगे, इसके बाद में हम जो कमाते हैं वो भी हम तुम्हें देंगे, बस तुम अपना दिमाग ठिकाने पर रखो और अच्छे से रहो। दोस्तों इस तरह एक पूरा परिवार हिल मिल के रहने लगा, एक पिताजी की सूझबूझ की वजह से। और द्वारिका प्रसाद ने अपनी बेटी को तो बिल्कुल ही नहीं माफ किया। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे द्वारिका प्रसाद के बारे में, मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना। और सभी अपने माता पिताओं से हम एक बात कहना चाहते हैं कि देखिए, अगर सिचुएशन इस तरीके की आ जाए तो रोना नहीं, टेंशन ना लेना, बस थोड़ा सा साहस से, दिमाग से, धैर्य से काम लेना, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। और जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है वो एक दिन तुम्हारे कदमों में जरूर होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।